नमस्कार छात्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कौशिक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने उत्प्रेरक के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ा था और क्योंकि वक्त हो गया था इसलिए इसको पूरा नहीं देखा था हम लोगों ने। आज इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे कि उत्प्रेरक कहते किसको हैं, कितने प्रकार का होता है, क्रिया के आधार पर कितने प्रकार का होता है, अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है। तो दोनों कंडीशंस में हम देखेंगे कि उत्प्रेरक कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हमारा शब्द था उत्प्रेरक। देखिए, एक बार इसको दोबारा से हम लोग इसको चेक करते हैं, उत्प्रेरक होते क्या हैं। क्या बताया था कल इसके बारे में? कहा था कि उत्प्रेरक वे बाहरी पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। यानी वे बाहरी पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, यानी इनमें स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब स्वयं में परिवर्तन से क्या मतलब है? देखिए, आपको याद रखना है कि उत्प्रेरक ना तो अभिक्रिया को कुछ लेते हैं ना अभिक्रिया को कुछ देते हैं, यानी केवल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में रासायनिक अपक्रियाएं संपन्न होती हैं। इस प्रकार इनको बाहरी पदार्थ कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि वे बाहरी पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, अपक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। अपक्रिया के वेग में परिवर्तन से क्या मतलब है? देखिए, अपक्रिया के वेग में परिवर्तन से मतलब है या तो अपक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं या अपक्रिया के वेग को घटा देते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वे बाहरी पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। कल पढ़ा था इसके बारे में, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हमने उत्प्रेरक के प्रकार देखे थे। देखिए, उत्प्रेरक को क्रिया और अवस्था के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया हुआ है। तो आपको मैं कल बता चुका हूं कि क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक अलग प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक अलग प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहले क्रिया के आधार पर हम लोग चेक करते हैं। तो आपको ये बात भली भांति याद रखनी है कि उत्प्रेरक क्रिया और अवस्था के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो क्रिया के आधार पर देखिए, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक, देखिए कल मैं तुम्हें बता चुका हूं कि क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। एक बार उनको मैं दोबारा से लिख रहा हूं। देखिए, पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा होता है स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक, और चौथा होता है जैव उत्प्रेरक। तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। देखा गया था कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्रिया के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा होता है ऋणात्मक, तीसरा होता है स्वतः उत्प्रेरक और चौथा है जैव उत्प्रेरक। तो अब देखिए, सबसे पहले हम धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में पढ़ते हैं। क्या है देखिए, एक बार सुन लेते हैं इसके बारे में। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? देखिए, आपको याद रखना है कि धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, यानी रासायनिक अपक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उसके वेग में वृद्धि कर देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब तुम्हें ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी कि धनात्मक उत्प्रेरकों का काम क्या है। ये रासायनिक अपक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब ऐसा कौन सा उदाहरण है कि जिसमें हमें ये स्पष्ट हो जाए कि ये उत्प्रेरक जैव रासायनिक अपक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, वृद्धि कर रहा है? तो देखिए, कोई भी, अब ये परिभाषा तुम्हें याद होगी कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे SO2 प्लस, इसके दोनों ले लेता हूं। देखिए, अब देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड को जब वायु की उपस्थिति में रखा जाता है तो इसके लिए उत्प्रेरक होता है नाइट्रस ऑक्साइड, NO। तो ये क्या बनता है? SO3, ये बना देता है। अब देखिए, इसमें ये जो NO है जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जा रहा है, ये उत्प्रेरक है। ये रासायनिक अपक्रिया जो अपक्रिया कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड की अपक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराई जाती है
तो हम देखते हैं कि NO जो उत्प्रेरक है ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देता है और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह SO3 बना देता है। समझ रहे हो बात को? तो अब ये जो SO3 बन रहा है ये किस उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण बन रहा है? NO, नाइट्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो अब आपको समझ में आ गया कि धनात्मक उत्प्रेरक यदि और केवल यदि वो उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे ये, इसके अलावा भी आपको अगर जो समीकरण याद उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो अब तुम्हें ये पता लग गया कि धनात्मक उत्प्रेरक जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। जैसे ये, तो ये बात समझ में आई। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक, इसके बारे में देखिए। इसका दूसरा प्रकार है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ये ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है? देखिए मैं तुम्हें कल भी बता रहा था कि अगर आपको धनात्मक उत्प्रेरक अच्छे से आता है तो आप ऋणात्मक उत्प्रेरक को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये उसका उल्टा और विपरीत है। वो कैसे? हमने भी देखा था कि धनात्मक उत्प्रेरक तो वो उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा होगा कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो इस तरह से अब आपको बात समझ में आ गई कि धनात्मक उत्प्रेरक का उल्टा होता है कौन सा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब ऋणात्मक उत्प्रेरक की क्या परिभाषा पढ़ी हम लोगों ने? पढ़ा है कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे अब समीकरण चेक कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर मैं बात करूं H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र, इसका मैं दोनों ले लेता हूं और इसको एक उत्प्रेरक है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को आपने साबुनीकरण में पढ़ा होगा कि जब साबुन का निर्माण होता था तो साथ में हमने देखा था कि ग्लिसरॉल का निर्माण भी होता था जो एक पारदर्शी साबुन था। क्या देखा था? जब उस वसा अम्ल कौन कौन से पामेटिक, स्टायरिक, ओलिक अम्लों की अभिक्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई थी तो देखा था कि साबुन का निर्माण हो रहा था। उस क्रिया को हमने साबुनीकरण कहा था। उस क्रिया में हमने क्या किया था कि सोडियम क्लोराइड का पाउडर मिला करके साबुन को हम लोग अलग कर लेते थे और साथ में तुम देख रहे थे कि एक साबुन बनता था जिसको हमने ग्लिसरॉल कहा था। और ग्लिसरॉल क्या होते हैं? ये पारदर्शी साबुन होते हैं जो लगभग डिटर्जेंट से बने होते हैं। तो ग्लिसरॉल के बारे में आप भली भांति जानते हो। उसका सूत्र आपको याद है CH2OH, CHOH और CH2OH। देखिए मैं आपको लिख देता हूं ग्लिसरॉल का सूत्र। जब हमने साबुन पढ़ा था तो आपको ये बात आपने याद रखी होगी कि इसमें साथ में ग्लिसरीन का निर्माण हो रहा था जो एक तरह का पारदर्शी साबुन था। ये ग्लिसरॉल था। ये ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। तो आपको क्या याद रखना है? वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, अब देखिए यहाँ पे ग्लिसरॉल क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। कैसे घटा देता है देख लेते हैं। तो अब तुम देख रहे हो यहाँ पे, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब ग्लिसरॉल की उपस्थिति में रखा जाता है तो क्या बनता है? 2H2O जल बनता है, प्लस में ऑक्सीजन O2 मुक्त हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इस तरह का इसमें अपघटन हो रहा है। अपघटन में क्या होता है? अपघटन में जो यौगिक होता है वो टूट जाता है, अपने सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो इस तरह से इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका वेग कम हो रहा है, घट रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे उदाहरण से कि ग्लिसरॉल जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या कर देता है? उसको वेग को कम कर देता है, अर्थात ऑक्सीजन को उसमें से पृथक कर देता है, अलग कर देता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ग्लिसरॉल को जब ग्लिसरॉल की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रखा जाता है तो ग्लिसरॉल क्या कम करता है? और जल और ऑक्सीजन दोनों को पृथक पृथक कर देता है, अर्थात इस अभिक्रिया के वेग में कमी कर देता है, अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। इस प्रकार हम समझ गए कि ऋणात्मक उत्प्रेरक वो उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे ये, तो ये बात समझ में आई। अब धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक आपको अच्छे से समझ में आया। तीसरे उत्प्रेरक की बात करते हैं, जैव उत्प्रेरक। देखिए तीसरा है जैव उत्प्रेरक। देखिए इसके बारे में, सॉरी स्वतः है तीसरा, स्वतः उत्प्रेरक। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, कह रहा है स्वतः। स्वतः का मतलब स्वयं। अब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने पर उसमें बना उत्पाद ही प्रेरक का काम करता हो। स्वतः हमने देखा है कि जब दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, मिलते हैं, तो उत्पाद का निर्माण होता है।
अब जो बनने वाला उत्पाद है वो स्वतः क्या काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। यानी जब किसी रासायनिक अपक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। एक बार इसको दोबारा से हम लोग परिभाषित करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतः उत्प्रेरक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है स्वतः का मतलब स्वयं। तो आपको क्या लिखना है, जब रासायनिक अपक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता हो। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता हो, अर्थात अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता हो, तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। कुछ बात समझ में आई? क्या लिखना है, लिखना है कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता है, अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, क्या कहलाता है, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे उदाहरण चेक करते हैं। देखिए C3COOH ये क्या है, क्या नाम है इसका, C2H5 तो एथेनॉल है और COO एसिटिक अम्ल है। अब इसको मैं ऐसा कौन सा उत्प्रेरक है कि जिसकी उपस्थिति में इसको रखूं। अब देखिए स्वतः उत्प्रेरक जो है, इसमें उत्प्रेरक का काम, उत्प्रेरक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तुम कहोगे साहब क्यों, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इस प्रकार की अपक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक का काम करता है, इस कारण तो इसको स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। तो देखिए ये इसकी मैं जल के साथ अपक्रिया करवा लेता हूं। देखिए H2O ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH, ये बनेगा। अब ये कौन है, ये तो एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH सिरका जिसको हम लोग कह रहे हैं, और ये क्या है, एथेनॉल है C2H5OH। आप C2H5 को खोल के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कार्बन कितने, C2 2 हैं, ये रहे। हाइड्रोजन कितने, 5, CH3 CH2, ठीक है, OH साथ में, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि इसमें अब कौन सा उत्पाद, मैन उत्पाद कौन सा है इसमें, मैन उत्पाद इसमें एसिटिक अम्ल CH3COOH। जो ये CH3COOH है ये ही उत्प्रेरक का काम करता है, अर्थात अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ऐसे उत्प्रेरक को हम लोग स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आई कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता हो, अर्थात अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता हो, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे जब हमने इसकी अपक्रिया करवा के देखी तो हमने देखा कि एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बना है। अब इस अपक्रिया में मेन जो हमारा उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो क्या है, एसिटिक अम्ल है। अब एसिटिक अम्ल ही इस अपक्रिया में क्या काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, इस कारण से इसको स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, तो इस पर उत्प्रेरक लिखने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की अपक्रिया में जो उत्पाद बनता है वही उत्प्रेरक का काम करता है, इस कारण से इसमें उत्प्रेरक लिखने की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है वही उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे तुम लोग देख रहे हो कि एसिटिक अम्ल बन रहा है तो एसिटिक अम्ल ही इसमें उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। अंतिम और चौथा है जैव उत्प्रेरक। चौथा है जैव उत्प्रेरक, इसके बारे में देखिए। जैव उत्प्रेरक के बारे में सुनिए। देखिए जैव शब्द से आप भली भांति परिचित हो। जैव का मतलब होता है जैव रासायनिक अपक्रिया। अब हमारे शरीर में भोजन का पाचन एक जैव रासायनिक अपक्रिया है, और हमने देखा है कि जिस भोजन को हम लोग खाते हैं हमारे शरीर में कुछ एंजाइम होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, अब ये अलग से प्रश्न बनता है कि एंजाइम क्या होते हैं। आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थों को एंजाइम कहा जाता है। नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थों को एंजाइम कहा जाता है। ये एंजाइम ही जैव रासायनिक अपक्रियाओं को क्या करते हैं, जैव रासायनिक अपक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वो कैसे, अब देख सकते हो तुम लोग कि जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं। देखिए जैव उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अपक्रियाओं को परिवर्तित करते हैं। अब या तो उसकी अपक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, लिखना है कि वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अपक्रियाओं को वेग को परिवर्तित करते हैं, अर्थात जैव रासायनिक अपक्रियाओं को वेग को बढ़ाते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये सामान्यतः कौन होते हैं, ये सामान्यतः एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम क्या होते हैं, मैं बता चुका हूं कि एंजाइम जो है नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थों को एंजाइम कहा जाता है। और जितनी भी जैव रासायनिक अपक्रिया, चाहे भोजन का पाचन हो, चाहे वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तित करना हो, कोई भी एंजाइम, चाहे यूरिया का यूरिएज में परिवर्तन हो, तो हम देख सकते हैं कि खाद्य उर्वरक से संबंधित जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, क्योंकि ये केवल जैव रासायनिक अपक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, अर्थात जैव रासायनिक अपक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं।
अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। और याद रखना है कि ये सामान्यतः कौन होते हैं? एंजाइम होते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं? नाइट्रोजनिक जटिल पदार्थों को हम लोग एंजाइम कहते हैं। जैसे चेक करते हैं एक बात, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। इसको देखिए, अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखूं तो देखिए IUPAC नाम को आप 8वें चैप्टर में पढ़ोगे, अभी आपने 8वां चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो आपको याद रखना है कि NH2CONH2, अगर मैं इसका IUPAC नाम बताऊं तो इसका नाम होता है एमिनो एमाइड। क्या नाम होता है इसका? एमिनो एमाइड, क्योंकि दोनों तरफ अमोनिया जुड़ा हुआ है और बीच में CO का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं इसको नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की 2 अणु नहीं है, कार्बन का एक है और ऑक्सीजन का भी एक है। तो जो इसका सूत्र होता है NH2CONH2, इसको क्या कहते हैं? एमिनोमाइड कहते हैं, और साधारण भाषा में इसको यूरिया कहा जाता है। तो जब देखिए, जब एमिनोमाइड में जल मिलाया जाता है H2O, तो एक उत्प्रेरक होता है यूरिया का यूरिएज होता है। मैं इसको यूरिएज उत्प्रेरक की उपस्थिति में रख रहा हूं, तो देखिए क्या बनेगा, आप तुम बता सकते हो। 2NH3 NH2 और NH2 दो आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब एक H इसमें से आ गया और एक H इसमें से आ गया, तो NH3 हो गया, ये तो खत्म। अब क्या बचा? CO और O, तो इसका मतलब क्या बचा? प्लस CO2, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो कि जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। याद रखना है कि सामान्यतः ये कौन होते हैं? एंजाइम होते हैं। जैसे जब एमिनो एमाइड को जल के साथ मिलाया जाता है, तो आप देख सकते हो यूरिएज नामक जो एंजाइम है वो अमोनिया में उसको बदल देता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि एंजाइम क्या होते हैं, और हमने चारों एंजाइमों की परिभाषा को पढ़ लिया, चारों के हमने उदाहरण देखे, तो एंजाइम सबसे आप समझ लेंगे। एक बार मैं इसको दोबारा शॉर्टली बता रहा हूँ, सुन लीजिए। क्या पढ़ा था उत्प्रेरक के बारे में? वे बाहरी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में परिवर्तन कर देते हैं परंतु स्वयं में परिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। फिर हमने क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक पढ़ा। हमने जब क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक पढ़ा तो देखा कि क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के थे, जिनमें धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में वृद्धि कर देते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। हमने देखा था उदाहरण के तौर पर। इसी प्रकार फिर ऋणात्मक को पढ़ा था। ऋणात्मक उत्प्रेरक धनात्मक का उल्टा विपरीत था। क्या देखा था उसके बारे में? देखा था कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। उसके लिए भी हमने उदाहरण पढ़ा था, हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला। फिर हमने स्वतः उत्प्रेरक को पढ़ा। स्वतः उत्प्रेरक, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट था कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही क्या करता हो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता हो, अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता हो, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। हमने फिर उदाहरण लिया था और देखा था कि एसिटिक अम्ल बनाता उत्पाद के रूप में, तो वहां पर एसिटिक अम्ल कौन था? स्वतः उत्प्रेरक। उसके बाद हमने अंतिम और चौथा देखा था जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक के बारे में क्या पढ़ा? वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में वृद्धि कर देते हैं, अर्थात उसके वेग को बढ़ा देते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। याद रखना है कि ये सामान्यतः कौन होते हैं? एंजाइम होते हैं। एंजाइम कौन होते हैं? नाइट्रोजनिक जटिल पदार्थों को एंजाइम कहा जाता है। जैसे, तो ये बात अब क्लियर होगी। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ। अब ये तो हमने पढ़े क्रिया के आधार पर, अब पढ़ेंगे हम अवस्था के आधार पर। ये तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार से। अब देखेंगे अवस्था के आधार पर। अवस्था तुम जानते हो भौतिकी होती है, तो भौतिक अवस्था आप लिख सकते हो। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक। अब देखिए, अवस्था की अगर बात जब भी आती है तो आपको दिमाग में रखना है कि इसकी भौतिक अवस्था होगी। देखिए, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। अब समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं? एक बार मैं इसको लिख लेता हूं पूरा, फिर मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। समांगी उत्प्रेरक, दूसरा होता है विषमांगी। विषमांगी उत्प्रेरक। अब ये समांगी और विषमांगी क्या है? पहले समांगी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये समांगी उत्प्रेरक क्या है? देखिए, नाम से स्पष्ट है, समांगी, समान शब्द है। तो क्या लिखना है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कौन
उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद, 3 शब्द हैं। और हमें पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में 3 ही होते हैं। एक तो अभिकारक जो आपस में क्रिया करते हैं, उसके बाद क्या बनता है, उत्पाद बनता है। उनके ऊपर कौन बैठा होता है, रासायनिक अभिक्रिया किनकी उपस्थिति में होती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो याद रखना है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक तथा उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान हो, तीनों की भौतिक अवस्था कैसी हो, समान हो, क्या कहते हैं उसे, समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रणाली को समांगी क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। कुछ बात समझ में आई, एक बार दोबारा सुन लो। हम पढ़ रहे हैं अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। हमने देखा है कि भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। अब समांगी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपको लिखना है कि समांगी उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है, या इस बात को मैं दूसरे शब्दों में क्या कहूं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद इन तीनों की भौतिक अवस्था एक समान हो तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। इस क्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। अब ऐसी कौन सी भौतिक अवस्था है, किस उदाहरण से इसको हम लोग ऐसे समझें कि ये समांगी उत्प्रेरक हमें समझ में आ जाए कि इसमें तीनों की भौतिक अवस्था एक जैसी हो, तीनों की भौतिक अवस्था कैसी हो, एक जैसी हो। अब ऐसा उत्प्रेरक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसमें भौतिक अवस्था के आधार पर, देखिए एक बार सुन लेते हैं इसके बारे में। देखिए जैसे CH3C2H5, ठीक है, इसके साथ में जल मिला देता हूं तो इसमें क्या बनेगा तुम बता सकते हो? और इसको आप चाहो तो और बढ़ा के लिख सकते हो, ये बिल्कुल छोटा है। मैं इसको अगर आप चाहो तो इस तरह भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, देखिए CH3COO-C2H5, इसमें अगर मैं जल मिला के देखता हूं तो फिर तुम देखोगे वही उत्प्रेरक होगा। क्या होगा, एक तो वही बनेगा एसिटिकल CH3COOH, समझ लो। अब दूसरा क्या बनेगा, प्लस C2H5OH जो मैंने उसमें पढ़ा था। अब मैं अगर C2H5 की जगह में क्या लिखूं, CH3COO CH3 लिखूं, जैसे इसको मैं ऐसे लिखूं ये, तो अब क्या बनेगा, C2H5 की जगह क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ये कौन है, अब ये होता है मैथेनॉल, या इसको मैथिल एल्कोहल कहते हैं। ये तुम्हें पता है एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो कि अब मैं इसमें कौन सा ऐसा उत्प्रेरक लूं जो समांगी हो, जो कैसा हो, समांगी उत्प्रेरक हो। कौन सा उत्प्रेरक इसमें, देखिए मैं HCl ले रहा हूं, HCl कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब तुम देख सकते, इसके बारे में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो AQ, लेकिन इनके बारे में लिखना नहीं है। एग्जामिनर को पता होता है कि ये सॉलिड है या ठोस है या द्रव है, क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस को कैसे लिखते हैं, S से, S का मतलब सॉलिड से। द्रव को कैसे लिखते हैं, L से, लिक्विड होता है। इसी प्रकार गैस को G से लिखते हैं। तो आपको इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं कौन सा है, लेकिन आपको उत्प्रेरक का नाम याद रखना है, कौन होता है, HCl। अब देखिए तुम देख सकते हो कि इसमें ये उत्प्रेरक, ये अभिकारक और ये उत्पाद, इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं एक जैसी हैं, एक समान है। तो अब इस बात को हम पढ़ चुके हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं एक जैसी हों, एक समान हो, तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। इस क्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे, ठीक है। अगला देखिए विषमांगी, ये भी इसका उल्टा विपरीत है। वो कैसे, देखो इसके बारे में, इसका दूसरा प्रकार है अवस्था के आधार पर विषमांगी। विषमांगी उत्प्रेरक क्या है, देखिए इसके बारे में, इसका उल्टा कर देना है। ये इसका उल्टा है। वो कैसे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कौन, उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद, इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं कैसी हों, उसमें तो एक समान थी, इसे तो समांगी कहा। अगर किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं और इस क्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे N2 + 3F2, इसमें उत्प्रेरक रह रहा हूं मैं निकिल, ठीक है, क्या बन जाएगा, अमोनिया NH3 बनता है। अब इन तीनों की भौतिक अवस्था बिल्कुल अलग अलग है, इस कारण से उत्प्रेरक,
अभिकारक और उत्पाद, इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं डिफरेंट है, अलग अलग है, इस कारण से इसको विषमांगी कहा जा रहा है। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो आप देख सकते हो वनस्पति तेल, वनस्पति तेलों का जब क्या किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, इसकी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाते हैं, इसमें भी आप निकेल उत्प्रेरक ले सकते हो। तो अब क्या बनेगा, वनस्पति तेलों का जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो वनस्पति घी बनता है, वनस्पति घी बनता है। तो अब तुम देख रहे हो कि इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग, ये वनस्पति तेल था, ये घी है, और अब तुम देख रहे हो कि वनस्पति तेल तो लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, अब निकिल जो उत्प्रेरक है और वनस्पति घी ये दोनों क्या है, ठोस है। तो इस तीनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हैं कि नहीं है। इस कारण से आप कह सकते हो कि जब किसी अभिक्रिया में कौन कौन, उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद, इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हों, डिफरेंटेबल हैं, तो आप उसको विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं और इस क्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाएगा। जैसे ये अब तुम देख रहे हो कि वनस्पति तेल तो लिक्विड होते हैं, हाइड्रोजन ये गैस होती है, ये ठोस होता है, ये बनने वाला उत्पाद भी ठोस है। इसी प्रकार इसमें देखिए ये गैस, ये भी गैस, ये बनने वाला गैस है, लेकिन ये तो ठोस है। तो इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं कैसी हैं, डिफरेंटेबल हैं, अलग अलग है, इस कारण से इसको विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। तो बस समझ में आई ना। तो ये अवस्था के आधार पर हो गया, एक बार और टाइम देख लेते हैं। इसका अंतिम और लास्ट बिंदु है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, इनको और देख लीजिए। इस पाठ का अंतिम बिंदु है उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष। सुन लीजिए, टाइम थोड़ा है। उत्प्रेरक वर्धक क्या है इसके बारे में सुन लीजिए, ये बिल्कुल उल्टा है उसका, ठीक है। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, वर्धक शब्द से आप भली भांति परिचित हो। वर्धक का मतलब होता है वृद्धि करने वाला। क्या लिखना है, उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, जब किसी रासायनिक अपक्रिया के मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ, अब देखिए इनकी थोड़ी सी मात्रा अगर हम मिला दें और वो अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता हो तो उसे उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। वर्धक का मतलब वृद्धि करने वाला। तो क्या लिखना है, जब उत्प्रेरक किसी रासायनिक अपक्रिया के मिश्रण में, जब किसी रासायनिक अपक्रिया के मिश्रण में उत्प्रेरक वर्धक को, अब देखिए इसमें दो शब्द हैं, वर्धक शब्द का मतलब तो हम जानते हैं, उत्प्रेरक का मतलब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन रासायनिक अपक्रिया के मिश्रण में इनकी थोड़ी सी मात्रा अगर मिला दे तो ये रासायनिक अपक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। यानी जब रासायनिक अपक्रिया के मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ इसकी थोड़ी सी मात्रा मिला देते तो फिर ये उत्प्रेरक क्या काम करता है, ये उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है, ये अपक्रिया के वेग में वृद्धि कर देता है। जैसे कैसे वृद्धि कर रहा है उत्प्रेरक वर्धक, देखिए वही चीज मैं कह रहा हूं, N2 + 3H2, इसमें मैंने Fe मिलाया। Fe ये क्या है, लोहे का चूर्ण है, इसमें Fe फेरस होता है, इसमें MO क्या, मल्टीविलेनम, ये लोहे का चूर्ण होता है, इसको मिलाने पर ये क्या बना देता है, NH3। अब मैं इसकी विपरीत क्या बात करूं, उत्प्रेरक विष की बात करूं, तो उत्प्रेरक विष का इसका उल्टा हो जाएगा। वो कैसे लिखना है, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में इसकी थोड़ी सी मात्रा उत्प्रेरक के साथ मिलाई जाती है तो ये रासायनिक अपक्रिया के वेग को घटा देता है, कम कर देता है, उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। विष तो अपक्रिया के वेग को घटा देता है, उत्प्रेरक वर्धक अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। इसी उदाहरण में देख लेते हैं, उत्प्रेरक विष का उदाहरण यहाँ देखिए, वही उदाहरण मैं ले रहा हूँ, इसमें फिर उत्प्रेरक का फर्क है, वो कैसे देखिए, वही ऐसी, इसमें तो लिया था मैंने MO, इसमें तो क्या लिया था, MO, इसमें ले रहा हूं मैं CO, क्या बन जाएगा, 2NH3। तो अब तुम देख रहे हो कि CO जो है अपक्रिया के वेग को, लोहे के चूर्ण में जब इसको मिलाया जाता है तो अपक्रिया के वेग को कम कर देता है, और MO क्या होता है, मल्टीविलेनम चूर्ण, ये लोहे का चूर्ण होता है, जब इसमें इसके साथ मिलाते हैं तो अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई, उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, जब किसी रासायनिक अपक्रिया के मिश्रण में इनको उत्प्रेरक के साथ इसकी थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है तो अपक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, जिन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। जैसे ये, इसी प्रकार उत्प्रेरक विष इसके उल्टे होते हैं, जब रासायनिक अपक्रिया के मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ इसकी थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है तो अपक्रिया के वेग को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक विष कहा जाता है। जैसे, तो ये तो वर्धक का और ये विष का समीकरण। तो ये समझ में आया ना, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। इस तरह से चैप्टर लूज हो गया है, समाप्त हो गया है। अब आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। दोस्तों।